हाँ, तो स्टूडेंट्स रफ समीकरण द्वितीय 2 नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट चल रहा था। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता, एक्सिस ऑफ मेटल आयंस इन क्रिस्टल लेटिस। ये जो ए भाग है इसका, ये दो प्रकार से होता है। इसका पहला भाग पर हम वीडियो बना के आपको बता चुके हैं। अब दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड भाग क्या है? क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में एक धनायन तथा एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ए कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल लेटिस। ये जो बना हुआ है ये क्रिस्टल जालक बना हुआ है, क्रिस्टल जालक है। इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लेटिस। तो ये जो क्रिस्टल लेटिस है, इसके बीच में जो खाली स्थान इधर उधर बना है, ये क्रिस्टल का अंतराकाश है। क्रिस्टल जालक का क्या है? अंतराकाश, इंटरस्टेक्स इसे कहते हैं। आप लोग जो है देख सकते हो, इसे अंतराकाश कहते हैं। जो भी यहां पर खाली स्थान है उसे अंतराकाश कहा जाता है। इस अंतराकाश के अंदर एक अतिरिक्त धनायन होगा और एक अतिरिक्त ऋणायन होगा। एक अतिरिक्त धनायन और एक अतिरिक्त ऋणायन होगा, परंतु वो होगा कैसे, इस बात को यहां पर स्पष्ट किया जाएगा। तो देखें, मान लीजिए ये टुकड़ा है किसी आयनिक कंपाउंड का, आयनिक यौगिक का किसी का टुकड़ा है। ये क्रिस्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल। आप लोग जानते हो, मान लीजिए ये एबी आयनिक यौगिक का टुकड़ा है, क्रिस्टल है एबी आयनिक यौगिक का। तो इसके अंदर बहुत सारे एबी प्लस होंगे और बी माइनस होंगे, बहुत सारे एबी प्लस बी माइनस होंगे, और इसके अंदर एक जाल होगा। उस जाल को क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। यानी कि ये सभी आयन जो है इसके अंदर जाल के रूप में अरेंज होंगे। तो जैसा कि यहां दिखाया गया है, इसी का मोड यहां दिखाया गया है। आगे आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये कंपाउंड, ये आयनिक यौगिक जो अभी ठोस अवस्था में है, ये अगर द्रव अवस्था में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, लिक्विड में आ जाए, तो अगर मान लीजिए ये आयनिक कंपाउंड द्रव अवस्था में आ जाता है, तो आप जानते हो कि ये सब आयन क्या होंगे? द्रव अवस्था में दूर दूर होंगे। ये सभी आयन दूर दूर होंगे। जब ये आयन दूर दूर होंगे तो ये जाल नहीं बन पाएगा। जाल कब बनता है? जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होता है। आयनिक कंपाउंड जब ठोस अवस्था में होता है तब उसके अंदर इन आयनों का जाल बन पाता है। परंतु जब ये द्रव अवस्था में है, ये आयनिक यौगिक लिक्विड अवस्था में है, तो ये सभी आयन जो है बहुत दूर दूर होंगे। तो जब दूर दूर होंगे तो इसमें जाल नहीं बन पाएगा। ये है द्रव अवस्था। अब अगर मान लीजिए ये आयनिक यौगिक लिक्विड की जगह वाष्प अवस्था में हो, वेपर फॉर्म में हो, तो ये सभी आयन, जिन आयनों से मिलकर ये बना हुआ है, वो सभी आयन और ज्यादा दूर दूर होंगे। कोई इधर कोई उधर, और ज्यादा दूर दूर होंगे। आप लोग जानते ही, जब और ज्यादा दूर दूर होंगे तो उस समय जाल तो वैसे ही नहीं बन पाएगा। जब द्रव अवस्था में जाल नहीं बन पा रहा है, तो जब ये वेपर फॉर्म में होगा तब क्रिस्टल का जाल कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। क्रिस्टल लेटिस बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो क्रिस्टल लेटिस तभी बनता है जब आयनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। आगे देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं ये वाष्प अवस्था धीरे धीरे मान लीजिए क्रिस्टलीकृत हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और ये धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में चेंज हो रही है। वाष्प अवस्था वाला जो कंपाउंड है, वाष्प अवस्था जो है इसकी भाप धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में बदल रही है। तो जब ये गैसीय अवस्था से, इसे गैसीय अवस्था भी कहते हैं, जब ये गैसीय अवस्था से धीरे धीरे क्रिस्टल में बदलती है, तो उस समय क्या होता है आपको बताना चाहते हैं कि ये जो, जैसे ये खूब सारे ये आयन बनाए हैं, हमने बनाए ये वाष्प अवस्था में, तो इसके खूब सारे ये आयन है। तो कौन से आयन होंगे? ये बहुत सारे धनायन होंगे, ऋणायन होंगे, धनायन होंगे, ऋणायन होंगे, धनायन होंगे, ऋणायन होंगे। भाई आयन तो उसी कंपाउंड के होंगे जिस कंपाउंड की ये वेपर है। तो जब ये वेपर क्रिस्टलीकृत होती है तो उस समय एक ऋणायन, इस भाप में से, वाष्प में से एक ऋणायन, कोई सा भी एक ऋणायन ले लीजिए, वो अपनी जगह छोड़ देता है। इस वेपर में से अपनी जगह वो छोड़ देता है। ऋणायन तो छोड़ देता है अपनी जगह, परंतु अपना इलेक्ट्रॉन, ऋणायन तो यहां से चला जाता है अपनी जगह छोड़ के, परंतु अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है।
ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ऋणायन, जब इस ऋणायन ने, जब बी ने कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करा होगा तभी तो ये ऋणायन बना होगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है जिसे ग्रहण करके ये ऋणायन बना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो गैसीय अवस्था में जब ये क्रिस्टलीकृत होता है तो एक ऋणायन अपनी जगह छोड़ देता है और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ऋणायन की जगह कौन आ जाता है? एक इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जब इसका क्रिस्टल बनता है, तो जब क्रिस्टल बनेगा तो क्रिस्टल जालक भी बनेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन जब इसका क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल के जालक में, क्रिस्टल के जालक के अंतराकाश में ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। जब गैसीय अवस्था से, दोबारा सुन ले, जब गैसीय अवस्था से यौगिक के क्रिस्टल बनते हैं धीरे धीरे, तब उस समय एक ऋणायन अपनी जगह छोड़ देता है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर जाता है? इस जाल के अंतराकाश में, क्रिस्टल के जालक के अंतराकाश में चला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जैसे ही ऋणायन अपनी जगह छोड़ता है वैसे ही एक धनायन भी अपनी जगह छोड़ता है, वैसे ही एक धनायन भी अपनी जगह छोड़ता है और वो धनायन भी अंतराकाश में पहुंच जाता है। वो धनायन भी कहां पहुंच जाता है? अंतराकाश में। यहां पर इस बात को हम स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो धनायन है ये इस जाल में से कहीं से नहीं आया। क्या आप लोग सोचो कि यहीं के जाल का धनायन यहां आ गया? नहीं, ये धनायन वहां से आया है जब ये आयन सब गैसीय अवस्था में थे। ये कंपाउंड जब गैसीय अवस्था में था उस समय जब इसका धीरे धीरे क्रिस्टल बन रहा था, हल्के हल्के जब क्रिस्टल बन रहा था, उस समय इस धनायन ने अपनी जगह छोड़ी, अंतराकाश में आ गया, जालक के अंतराकाश में आ गया। उसी समय ऋणायन ने अपनी जगह छोड़ी, ऋणायन तो बाहर चला गया और अपनी जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ गया और वो इलेक्ट्रॉन इस अंतराकाश में प्रवेश कर गया। कंफ्यूज नहीं होना है कि आप लोग सोचें कि ये धनायन जो है साहब इधर कहीं से निकल आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इधर से आया है, गैसीय अवस्था से जब क्रिस्टलीकृत हो रहा था तब आया। उसके बाद आगे देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब यहां पर धनायन और इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं था, उस समय धनायन की संख्या 8 थी, ऋणायन की भी संख्या 8 थी। आप लोग चेक कर सकते हैं। उस समय जब धनायन की संख्या 8 थी तो इस पूरे जाल में 8 प्लस का चार्ज था और इस पूरे जाल में 8 माइनस का चार्ज था, यानी कि आवेश बराबर था, इक्वल था आवेश। अर्थात ये क्रिस्टल उदासीन था, न्यूट्रल था। ये क्रिस्टल इस समय भी उदासीन है। कैसे है जरा आप लोग देखें ध्यान से। एक धनायन बाहर से आ गया तो अब धनायन की संख्या यहां कितनी हो गई? आप लोग देख सकते हैं 8 पहले थे, एक बाहर से आ गया, 9 हो गए। ऋणायन की संख्या कितनी हो गई? आप लोग देख सकते हैं पहले 8 थे, अब भी 8 है, क्योंकि ऋणायन यहां से ना तो कहीं गया है ना कहीं आया है। ये जो ऋणायन है ये तो जब ये गैसीय अवस्था में था वो वाला ऋणायन गया था बाहर से और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया था, वो इलेक्ट्रॉन यहां आया था। तो मतलब इस जाल का जो ऋणायन है वो ना कहीं गया है ना कहीं से आया है, तो ऋणायन उतने ही बचेंगे। ऋणायन कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि प्लस का चार्ज यहां पर 9 रहेगा और नेगेटिव चार्ज बी माइनस की वजह से 8 रहेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। परंतु धनायन कितने हो गए? 9। ऋणायन इस समय कितने? 8। परंतु एक इलेक्ट्रॉन इस जाल में और आया है, देख रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक माइनस का चार्ज भी अलग से होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक माइनस का चार्ज भी जोड़ा जाएगा। तो इस पूरे जाल में देखा जाए नेगेटिव चार्ज 8 ये वाला और एक -1 ये वाला, दोनों मिलके -9 हो गए। मतलब जितना धनावेश है इस जाल में उतना ही ऋणावेश है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, मतलब क्रिस्टल उदासीन है। पहले भी उदासीन था, अब भी उदासीन। आगे देखिए जरा ध्यान से। चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसे पदार्थ जिनमें यह दोष होता है, ऐसे पदार्थ कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे? अनचुंबकीय गुण शो करेंगे, मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसे क्रिस्टल विद्युत का चालन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे।
ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, नहीं है, अच्छी बात है। तो देखो जरा, मैंने बताया इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसे पदार्थ जिनमें ये दोष होगा वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी प्रदर्शित करेंगे, साथ में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक इनके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बात हम आपको और बताएंगे कि यहां पर ये दोष जिनमें भी होता है, जिन सबस्टेंस में भी ये दोष होता है, उनमें दोष ये बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर होता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो जब ये दोष कम होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होगी। आप लोग जानते हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो ऐसे पदार्थ पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी कम प्रदर्शित करेंगे और विद्युत का चालन भी कम करेंगे। क्योंकि ये दोष कम होता है ना, तो जब दोष कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कम होगी, इनकी संख्या कम होगी, ना के बराबर होगी। जब संख्या कम होगी तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर कम होगा, विद्युत का चालन भी कम करेंगे, क्योंकि जितनी संख्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है उतना ही पैरामैग्नेटिक करैक्टर सबस्टेंस के अंदर ज्यादा होता है और उतना ही वो विद्युत का ज्यादा सुचालक होता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। इसका एग्जांपल है ZnO, जिंक ऑक्साइड के अंदर ये डिफेक्ट पाया जाता है। इससे संबंधित अगर कोई बात हो तो आप लोग बताएं, पूछ सकते हैं कमेंट में, कैसे भी। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इसका पहला भाग, क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में एक धनायन तथा एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। मुख्य हेडिंग हमारी क्या है? क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता। तो इस दोष की वजह से भी धातु आयनों की क्या हो गई? अधिकता। देखो धातु आयन, दोष से पहले धातु आयन कितने थे? 8। दोष के बाद धातु आयन कितने हो गए? 9। तो जालक में किसकी अधिकता हो गई? धनायनों की अधिकता हो गई, यानी धातु आयनों की अधिकता हो गई। जब धातु आयनों की अधिकता हो जाएगी, रासायनिक सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा। इससे संबंधित कोई और बात हो तो आप लोग बता सकते हैं। अब इस डिफेक्ट के बारे में आगे दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।